वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज ज्योग्राफी की क्लास में हम एक बार फिर आपके साथ हैं और आज की क्लास में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक याद करेंगे, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे। ये टॉपिक जनरली सभी पढ़ते हैं, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये आता ना हो, और जब ज्योग्राफी का कंसर्न हो तो आप एग्जामिनेशन में बिना इस टॉपिक को देखे नहीं जा सकते हैं। लेकिन अभी तक ये मेरा अनुभव रहा है कि इसे पढ़ने के लिए आप सिर्फ कुछ मिनट देते हैं और जब इससे थोड़े से मुश्किल सवाल पूछे जाएं तो आप नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? वो अभी जब ये आप लेसन पढ़ेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि इस लेसन को कितना एक्सप्लोर करके पढ़ने की ज़रूरत है जब आप स्टैंडर्ड लेवल पे एग्जाम देने जा रहे हो। चलिए आइए देखते हैं। आज का टॉपिक है शीतोष्ण घास के मैदान। शीतोष्ण घास के मैदान टॉपिक बहुत क्लियर है, हर व्यक्ति पढ़ता है एग्जामिनेशंस में। लेकिन शीतोष्ण घास के मैदान को जब आप थॉरली पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि इसमें कितनी चीज़ें पढ़ने वाली हैं और कौन कौन सी चीज़ें आप जनरली नहीं पढ़ते हैं। शीतोष्ण घास के मैदान है। शीतोष्ण घास के मैदान पढ़ने से पहले हम एक चीज जानेंगे कि घास के मैदान क्या होते हैं। घास के मैदान देखिए, जहां वृक्षों की प्रधानता हो, ठीक, और कैसे वृक्ष? प्राकृतिक। जहां पर प्राकृतिक वृक्षों की प्रधानता होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें वन कहते हैं। और जहां पर प्राकृतिक घास की प्रधानता, उसे क्या कहेंगे? उसे हम घास के मैदान। विश्व के संपूर्ण क्षेत्रफल को अगर हम एक बार देखें तो संपूर्ण क्षेत्रफल के 1/4% हिस्से पर, यानी 25% हिस्से पर विश्व में क्या पाए जाते हैं? घास के मैदान पाए जाते हैं। और ऐसे घास के मैदान जलवायु और मृदा दो विशेष पॉइंट हो गए जिसके आधार पर हम इनका वर्गीकरण करेंगे। तो वर्गीकरण में क्या? जलवायु और मृदा। तो जलवायु और मृदा के आधार पर हम इस पूरे घास के मैदानों को दो भागों में बांटते हैं, जिसमें एक घास का मैदान है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान और दूसरा शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। उष्णकटिबंधीय घास का मैदान और शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। जो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है वो कर्क और मकर रेखाओं के बीच पाए जाते हैं, शुष्क वातावरण में अपेक्षाकृत। और जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं ये कर्क रेखाओं से ऊपर, और जो टेम्परेट लाइन है, या कह सकते हैं कि जो 66.5 डिग्री की लाइन है उस लाइन से नीचे, यानी कर्क रेखाओं से ऊपर और 66.5 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र क्या कहलाता है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों का क्षेत्र। अब आइए हम बात करते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों की। ये तो एक आउटलाइन था। अब बात शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। कुछ नाम मैं लूंगा: प्रेरी, पंपास, वेल्ड, डाउन्स। ये सब क्या है? ये सब शीतोष्ण कटिबंधीय, स्टेपी, ये सब शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। इसमें पहला घास का मैदान जो हम समझेंगे जिसके बारे में, वो है
प्रेरी घास का मैदान। इतनी बातें आप जानते थे कि प्रेरी घास का मैदान कहां पे है। प्रेरी घास का मैदान यह है उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र, अलास्का, दक्षिणी अमेरिका। इस पूरे क्षेत्र में जो प्रेरी घास का मैदान है वो कहां पे है, पहले हम देख लेते हैं कि वो है कहां पे। देखिए, ये क्षेत्र है अलास्का, ठीक है, ये है कनाडा, ठीक, ये क्षेत्र है मैक्सिको, और ये है यूएसए। तो प्रेरी घास के मैदान कहां पाए जाते हैं? प्रेरी घास के मैदान कनाडा और यूएसए में पाए जाते हैं। यहां पे एक पर्वत श्रृंखला है जिसे हम कहते हैं रॉकी पर्वतमाला। तो रॉकी पर्वत, और यहां पे क्या है? यहां पे है अपलेशियन, रॉकी अपलेशियन, और बीच में जो घास का मैदान है वही है प्रेरी। इतनी बात समझ में आई? अभी और लोकेशन को देखते हैं। अभी तो एक आसान सी बात है। यूएसए में जो प्रेरी घास का मैदान है और जो कनाडा में एक प्रेरी घास का मैदान है, तो कनाडा में ये सस्केचुआन, याद रखिएगा, सस्केचुआन नदी का बेसिन, और ये मिसिसिपी नदी का बेसिन, मिसिसिपी बेसिन। और लोकेशन क्लियर हो गया प्राकृतिक रूप से कि कनाडा में ये क्या है? कनाडा में ये सस्केचुआन नदी का बेसिन है, और कहां पे? अमेरिका में ये मिसिसिपी नदी के बेसिन क्षेत्र में आता है, ठीक। यानी मिसिसिपी और उसकी सहायक नदियों का बेसिन क्षेत्र, और सस्केचुआन और उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र। बात क्लियर हो गई? अब आइए, अब हम बात करते हैं इस प्रेरी घास के मैदान की एक एक विशेषताओं की। प्रेरी घास का मैदान समतल, मंद ढाल और विस्तृत घास का मैदान। समतल, मंद ढाल और विस्तृत घास का मैदान है। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है, ढाल है, यहां पे कहीं कहीं पहाड़ियां भी हैं, ठीक। ये विशेषता किसकी है? प्रेरी घास के मैदान है। जो प्रेरी शब्द आया है वो लैटिन भाषा के शब्द प्रिएटा से, कहां से? प्रेरी शब्द कहां से आया है? लैटिन भाषा के शब्द, ये सब इंपॉर्टेंट है फैक्ट, लैटिन भाषा के शब्द प्रिएटा से, लैटिन भाषा के शब्द प्रिएटा से आया है। कौन आया है? लैटिन भाषा के शब्द से प्रिएटा से आया है प्रेरी शब्द। तो प्रेरी शब्द की क्या, प्रेरी की जो दशा हो गई वो आपने देखा सस्केचुआन कनाडा में, और अमेरिका में ये किससे है?
मिसिसिपी नदी और उसकी सहायक नदियों के बेसिन से। ये जो घास का सागरीय क्षेत्र है, इसे एक और बात कहते हैं, प्रेरी को घास का सागरीय क्षेत्र कहते हैं। ये नोट कर लीजिए, क्वेश्चन पूछ ले घास का सागरीय क्षेत्र किसे कहते हैं। इस घास के सागरीय क्षेत्र में कौन रहता है? रेड इंडियन। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस घास के सागरीय क्षेत्र में रेड इंडियन मूल निवासी, कौन? रेड इंडियन मूल निवासी कहाँ पे है? इस घास के सागरीय क्षेत्र में। तो घास के सागरीय क्षेत्र में कौन रहता है? रेड इंडियन नामक मूल निवासी रहते हैं। इतने फैक्ट कभी आपने सोचा था कि हम प्रेरी के बारे में पढ़ेंगे? अभी क्या, अब हम प्रेरी, अब ये सेक्शन में मिटा रहा हूं, अब हम प्रेरी की जलवायु पे आएंगे। प्रेरी की जलवायु, प्रेरी की जलवायु, प्रेरी की जलवायु देखिए, पहली बात तो प्रेरी है कहाँ? ये देखिए, प्रेरी महाद्वीप में, ये सब वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। महाद्वीप में, महाद्वीप में कहाँ पे है? महाद्वीप में आंतरिक भाग में है। कहाँ पे है? आंतरिक भाग में। और जब कोई भी स्थान, कोई भी प्लेस महाद्वीप के आंतरिक भाग में होता है तो वो कैसा होता है? वो चरम ऋतु दशाओं वाला होता है। कैसा होता है? चरम ऋतु दशाओं वाला होता है। मतलब वहाँ ऋतुएं जो हैं वो बदलती रहती हैं। तो ऐसी स्थिति में होगा क्या कि जब ग्रीष्म ऋतु आएगी तो तापमान क्या हो जाएगा? ग्रीष्म ऋतु में तापमान कैसा होगा? ग्रीष्म ऋतु में तापमान 20 डिग्री सेल्सियस। और जब शीत ऋतु आएगी, ऊपर से पछुआ हवाएं और नीचे आ जाएंगी, जो ध्रुवीय परध्रुवीय हवाएं हैं वो और नीचे आएंगी, तो शीत ऋतु में क्या होगा? शीत ऋतु में तापमान -20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। मतलब यहाँ पर वार्षिक तापांतर 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाता है, दैनिक तापांतर और वार्षिक तापांतर। और जब शीत ऋतु आती है तब क्या होता है? आपको मैंने बताया कि शीत ऋतु में जो परिध्रुवीय हवाएं वो होती हैं वो दक्षिण की तरफ आती हैं। जब सूर्य मकर रेखा पर चमकने लगता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? तो ऐसी स्थिति में ये पूरा क्षेत्र बर्फ की मोटी चादर से ढक जाता है। किससे ढक जाता है? बर्फ की मोटी चादर से ढक जाता है। बात क्लियर हो गई कि अगर बर्फ की मोटी चादर से ढक जाएगा तब क्या होगा? तब कोई एक ऐसी हवा आएगी जो यहाँ का तापमान बढ़ाएगी, और तापमान बढ़ाएगी तो क्या होगा? बर्फ पिघलेगी। बर्फ पिघलेगी तो चारागाह फिर से हरे भरे हो जाएंगे, और वो हवा और कोई नहीं, वो हवा है, आप सभी जानते हैं, चिनूक। जब ये चिनूक हवा आती है इस क्षेत्र में, जो एक गर्म पवन है, तथा कब बहती है? शीत ऋतु में बहती है। गर्म पवन है, शीत ऋतु में आएगी और रॉकी के पर्वत से उतरती है। और रॉकी के पर्वत से उतरेगी तो गर्म हवा है जो कि, तो आने के बाद ये करेगी क्या? पूरे बर्फ को पिघला देगी, और वहां पर होगा क्या? और पूरा जो वातावरण है वो हरा भरा हो जाएगा, पशुओं के लिए घास स्थल खुल जाएंगे। ठीक, मतलब चिनूक एक स्थानीय पवन यहां पर सब कुछ सामान्य कर देती है। इसके अलावा अब जलवायु के बाद और किस बात पे इस पे ध्यान देते हैं? वनस्पति और प्राणी जात पे आते हैं।
जब आप स्टैंडर्ड लेवल पे एग्जाम देंगे तो इन सब फैक्ट से क्वेश्चन बन के आते हैं, इसलिए मैंने मेंशनिंग इसकी की है। वनस्पति और प्राणी जात, वनस्पति और प्राणी, वनस्पति एवं प्राणी, वनस्पति एवं प्राणी। प्रेरी की एक बड़ी खास बात आपको हम बता दें कि प्रेरी का जो ज्यादातर हिस्सा है वो क्या है? प्रेरी का जो ज्यादातर हिस्सा है वो घास वाला है। ये पूरा हिस्सा क्या है? घास है। लेकिन निचले नदी क्षेत्र में यहां पर वृक्ष भी मिलते हैं। अब क्वेश्चन आ गया कि प्रेरी एक घास का मैदान है जिसमें वृक्ष नहीं पाए जाते हैं। तो प्रेरी घास का मैदान है, लेकिन इसके निचले जो नदीय क्षेत्र है, जो मिसिसिपी का निचला क्षेत्र है, वहां पर इसमें जंगल यानी वन पाए जाते हैं। ये बात याद रखिएगा। यानी पेड़ कम है लेकिन घास अधिक है, लेकिन फिर भी घाटियों के क्षेत्र में, निचली नदी घाटी के क्षेत्र में यहां पर वन पाए जाते हैं। इसके अलावा प्रेरी पेड़ विहीन है, लेकिन जहां पर इसमें पेड़ है उसमें विलो, ऑल्डर और पॉपुलर, कौन कौन से वृक्ष हैं? विलो, ऑल्डर और पॉपुलर वृक्ष। क्वेश्चन आ गया कि विलो, ऑल्डर और पॉपुलर वृक्ष कहां पे हैं? तो ये प्रेरी घास के मैदानी क्षेत्र में है, विलो, ऑल्डर और पॉपुलर। उसके बाद मृदा यहां की उपजाऊ है और जहां पर 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यह भी विशेष बात, ये सब कथन कारण में बहुत क्वेश्चन बनेंगे। क्या है यहां पे? यहां की जो मृदा है वो क्या है? वो उपजाऊ है, और जब मृदा उपजाऊ है और जहां पर 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, जहां पर 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, उन क्षेत्रों में यहां पर कृषि कार्य किए जाते हैं। और फसलें कौन सी? आलू, सोयाबीन, कपास और अल्फा। गेहूं भी है यहां, आलू, कपास, सोयाबीन और अल्फा। फसलें कौन सी हैं? आलू, कपास, सोयाबीन और अल्फा। इसी क्षेत्र में गेहूं और दक्षिणी भाग में मक्का, यानी गेहूं और मक्का भी यहां पर उगाई जाने वाली सबसे प्रमुख फसल है। तो सबसे प्रमुख फसल कौन सी है? गेहूं और मक्का। विशेष रूप से कौन है? मक्का है। क्वेश्चन आ जाए कि प्रेरी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल कौन है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल मक्का है, और फिर गेहूं भी यहाँ उगाया जाता है, और गेहूं के बाद आलू है, आलू के बाद सोयाबीन है, सोयाबीन, कपास और अल्फा। ठीक है, तो मक्का, गेहूं, सोयाबीन, कपास, अल्फा, ये सब कहाँ की फसल है? ये सब प्रेरी शीतोष्ण कटिबंधीय घास की फसल है। यहां पर मवेशियों के विशाल फार्म होते हैं। क्वेश्चन आ गया, प्रेरी में मवेशियों के विशाल फार्म क्या कहलाते हैं? प्रेरी में मवेशियों के, बहुत इंपॉर्टेंट है, मवेशियों के फॉर्म क्या कहलाते हैं? ये फॉर्म कहलाते हैं रेंज। याद रखिएगा, क्या कहलाते हैं ये? रेंज। और इन रेंचों की जो देखभाल करते हैं उन्हें हम कहते हैं काऊ बॉय। तो काऊ बॉय और रेंच क्या है? वो बड़े बड़े फार्म हाउस हैं। और काऊ बॉय, रेंच क्या है? बड़े बड़े फार्म हाउस। और काऊ बॉय क्या है? उसकी देखभाल करने वाला जो व्यक्ति होता है। आपने फिल्मों में देखा होगा, वो गोल सी टोपी लगा के अक्सर वो घोड़े पे चला करते हैं। तो वो कहां पे है? वो प्रेरी घास के मैदानों में है। बाइसन या अमेरिकी भैंस पशु कौन सा है?
पशु यहां पे है बाइसन। बाइसन क्या है? इसे यूएसए की भैंस, तो यूएसए की भैंस या बाइसन इस क्षेत्र का क्या है? इस क्षेत्र का प्रमुख पशु है। इसके अलावा प्रेरी कुत्ता, आप सभी जानते हैं कि यहां पर प्रेरी कुत्ता बहुत फेमस है। खरगोश फेमस है यहां पर। तो खरगोश, कायोट, गोफर, प्रेरी कुत्ता। खरगोश, कायोट, प्रेरी कुत्ता, ये किसके अतिरिक्त? ये बाइसन के अतिरिक्त। और बाइसन क्या है? बाइसन वो भैंस है जो कहाँ पाई जाती है? जो अमेरिका के इस प्रेरी घास के मैदान में पाई जाती है। बड़े बड़े मशीनी यंत्रों से यहाँ पर कृषि की जाती है, जिसमें कंबाइन बहुत फेमस है। ये किन किन क्षेत्रों में, किन किन राज्यों में विस्तृत हैं? तो अमेरिकी क्षेत्र में ये शिकागो, मिनियापोलिस, इंडियानापोलिस, कंसास और डेनेवर। शिकागो, मिनियापोलिस, इंडियानापोलिस, कंसास और डेनेवर। शिकागो, मिनियापोलिस यानी मिनियापोलिस, इंडियानापोलिस, कंसास और डेनेवर। और कनाडा में एडमॉन्टन, सैस्काटून, कैलगरी और विनिपेग। फिर से पढ़ दे रहा हूं, एडमॉन्टन, सैस्काटन, विनिपेग और कैलगरी। विनिपेग विश्व में गेहूं की मंडी कहलाता है। विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी क्या है? विनिपेग। विनिपेग कहां पे है? कनाडा में है। आइए अब यहां पे लोगों की चर्चा करते हैं। इतना कभी विस्तृत रूप से आपने पढ़ा था? नहीं पढ़ा था। अब बात करते हैं हम किसकी? यहां पर लोगों की। कैसे लोग हैं प्रेरी में? प्रेरी क्षेत्र रेड इंडियन यहाँ के जो मूल निवासी हैं, परिश्रमी होते हैं और विपुल प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग यहाँ कर रहे हैं। प्रौद्योगिकी का पूरा इस्तेमाल इस क्षेत्र में किया जाता है। और आप ये जान रहे हैं कि विश्व के जो सबसे बड़े दो विकसित देश हैं, अमेरिका और कनाडा क्षेत्र में है, जिनके पास प्रौद्योगिकी प्रचुर मात्रा में है। तो प्रौद्योगिकी प्रचुर मात्रा में होने के कारण ये क्षेत्र यहाँ के संसाधनों का, जो प्राकृतिक संसाधन है, उसका भरपूर उपयोग कर पा रहे हैं। रेड इंडियंस का ये क्षेत्र, जहाँ पर दुग्ध उत्पादन कृषि के अलावा एक अन्य उत्पादन क्षेत्र है। कौन सा उत्पादक क्षेत्र? दुग्ध उत्पादन। किसके अलावा? कृषि के अलावा। पहले पे कृषि है, फिर दुग्ध है। और ग्रेट साल्ट लेक के पूर्व में अटलांटिक तक, ग्रेट साल्ट लेक से अटलांटिक तक ये पूरा क्षेत्र, ये पूरा क्या है? दुग्ध उत्पादक क्षेत्र है। ग्रेट साल्ट लेक से अटलांटिक तक का जो क्षेत्र है, ग्रेट साल्ट लेक रॉकी के पास यहाँ पूरब में है, और यहाँ से लेकर अटलांटिक तक जगह का पूरा जो क्षेत्र है वो दुग्ध उत्पादन के लिए, दुग्ध के विशाल भावी क्रियाकलापों के लिए फेमस है। तो क्वेश्चन अगर आता है कि प्रेरी क्षेत्र में प्राथमिक क्रियाकलाप क्या है, तो वो कृषि है। कृषि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल मक्का है और गेहूं है। इसके अलावा यहाँ पर दूसरा सबसे फेमस, सबसे प्रमुख क्रियाकलाप है वो है दुग्ध उत्पादन। अपलेशियन क्षेत्र में कोयला और लोहा जैसे खनिज भंडार यहाँ पर हैं। और जो झील तटीय क्षेत्र हैं, उन झील तटीय क्षेत्रों में यहाँ पर क्या था? झील तटीय क्षेत्रों में यहाँ पर औद्योगिक कार्यप्रणाली बहुत फेमस है। ठीक है, हम एक पूरा वीडियो ही झील तटीय क्षेत्र पर बनाएंगे। अब आते हैं हम, ये हमने प्रेरी देख लिया। अब एक और घास के मैदान पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, जब स्टैंडर्ड लेवल पे पढ़ना है तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। ठीक है, जल्दीबाजी में कुछ नहीं पढ़ सकते, क्योंकि आपको क्लियर करना है। अब आते हैं प्रेरी घास के मैदान के बाद एक और महत्वपूर्ण घास के मैदान, जिसे हम कहते हैं वेल्ड। क्या कहते हैं हम? वेल्ड। वेल्ड। आइए पहले एक हम फिगर बनाते हैं, उस फिगर के बाद हम अफ्रीकी क्षेत्र को देखेंगे।
इस अफ्रीकी क्षेत्र में हम वेल्ड की चर्चा करेंगे कि ये क्षेत्र कहाँ है। देखिए यहाँ पर ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर एक पर्वतमाला है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं ड्रैकेंसबर्ग। इसी ड्रैकेंसबर्ग पर्वतीय माला क्षेत्र में, ड्रैकेंसबर्ग पर्वत है और इसी ड्रैकेंसबर्ग पर्वतमाला क्षेत्र में 600 से 1100 मीटर ऊंचे उर्मिल पठार, कहां पर 600 से 1100 मीटर, 600 से 1100 मीटर ऊंचे पठारी क्षेत्र पर, उर्मिल पठार, ये भी ध्यान रखिएगा, उर्मिल पठार, उर्मिल पठार पर क्या है, वेल्ड घास के मैदान है। कभी आपने समझा था इस बात को कि वेल्ड घास के मैदान कहाँ है? वेल्ड घास के मैदान जो है वो ड्रैकेंसबर्ग पर्वतमाला के ऊंचाई वाले क्षेत्र पर हैं। और यहाँ पर ये पूरा, अब इसके फिजिकल स्टेटस देख लेंगे कौन कौन से फिजिकल स्टेटस में ये है। तो यहाँ पर एक मरुस्थल है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कालाहारी। कौन सा मरुस्थल? कालाहारी। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हिंद महासागर। तो कालाहारी और हिंद महासागर का ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र किस लिए फेमस है? ये क्षेत्र वेल्ड उच्च मैदानों के लिए फेमस है। तो कालाहारी और उच्च वेल्ड मानचित्र में हमने देख लिया ये क्षेत्र। फिर जलवायु पे आते हैं। जहां प्रेरी कहां पे था? प्रेरी उत्तरी गोलार्ध में था, तो ये दक्षिणी गोलार्ध में है। मतलब ऋतुओं और महीनों का जो तालमेल है वो यहाँ पर उल्टा हो जाता है, यहाँ पर विपरीत हो जाता है। ठीक है, लेकिन किनारे पे है तो किनारे पर यहाँ पर प्रभाव पड़ता है हिंद महासागर का समकारी प्रभाव। क्वेश्चन आ गया कि वेल्ड पर हिंद महासागर का समकारी प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो हिंद महासागर का जब समकारी प्रभाव पड़ेगा तो क्या होगा, यहां पर शीत ऋतु ठंडी और शुष्क हो जाएगी। किनारे पर समकारी प्रभाव है और शीत ऋतु जो होती है शीत ऋतु ठंडी और शुष्क। और हिंद महासागर का समकारी प्रभाव कहें या जलवायु नम कहें तो ज्यादा अच्छा है। ये कह सकते हैं कि हिंद महासागर के प्रभाव से जलवायु कैसी है? नम है। जलवायु कैसी है? जलवायु यहाँ पर नम है। हिंद महासागर के कारण ही जलवायु नम है। और शीत ऋतु जो है वो क्या है? शीत ऋतु ठंडी और शुष्क। क्वेश्चन पूछ लेगा। और तापमान कितना रहेगा? तापमान 5 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि तापमान कितना रह सकता है? 5 से 10 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान। और सबसे ठंडा महीना कौन सा होगा? क्वेश्चन आ गया कि वेल्ड के, देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, कि वेल्ड के घास वाले क्षेत्र में सबसे ठंडा महीना, सबसे ठंडा महीना कौन सा है? सबसे ठंडा महीना है जुलाई। याद रखिएगा कि वेल्ड का सबसे ठंडा महीना कौन है? जुलाई है। अब जब ग्रीष्म ऋतु आ जाती है तो जोहान्सबर्ग जो कि अफ्रीका में है, जोहान्सबर्ग का जो तापमान है वो 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाता है। और वर्षा नवंबर से फरवरी तक। और ग्रीष्म ऋतु का
तापमान कितना है? ग्रीष्म ऋतु का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस। और वर्षा किस समय होती है? वर्षा नवंबर से फरवरी। बहुत याद रखने वाली चीज़, वर्षा वर्ल्ड में कब होगी? नवंबर से फरवरी। कोई नहीं बताएगा इतना डीप किसी एक एक क्षेत्र को लेकर के। फिर वनस्पति और प्राणियों की बात। वनस्पति बहुत विरल है। बड़ी खास बात क्वेश्चन आ जाए कि वर्ल्ड में वनस्पति बहुत सघन है, बहुत विरल है। तो वर्ल्ड में वनस्पति विरल है और अधिकतर क्षेत्रों में घास लगी रहती है और लाल घास वर्ल्ड, यानी लाल घास का वर्ल्ड क्षेत्र भी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लें इनमें से किस क्षेत्र में लाल घास का क्षेत्र पाया जाता है? तो वर्ल्ड में लाल घास का क्षेत्र है। और झाड़ियां भी हैं, जैसे बबूल और मारोला। बबूल और मारोला ये कुछ वनस्पतियां हैं। और जीव जंतुओं में शेर है, तेंदुआ है, चीता है और कुड्डू। ये कैसे हैं? ये सब वर्ल्ड के क्षेत्र में प्राणी वर्ग हैं। अब यहां पे निवासियों की बात करें हम। निवासी, यहां का पहला कार्य क्या है? सबसे पहले इरेज करते हैं। कार्य क्या है यहां पे? निवासी तथा कार्य। तो निवासी और कार्य में है क्या यहाँ पे? यहाँ निवासी और कार्य में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। जो निवासी हैं वो उनके कार्य ही देख लेते हैं कि वो कौन सा कार्य करते हैं। तो वो खनन का कार्य करते हैं और पशुपालन और खनन। आपने किम्बरले खान का नाम सुना होगा, हीरे की विश्व की सबसे बड़ी खान, सबसे गहरी खान। तो किम्बरले की खान भी यहीं पे है। इसके अलावा मक्का, गेहूं, ज्वार, तंबाकू, गन्ना, कपास। फसलें कौन कौन सी हैं? मक्का, गेहूं, ज्वार, गन्ना, कपास। मक्का, गेहूं, ज्वार, गन्ना, कपास। ये कहाँ की फसल है? ये वेल्ड की फसल है। क्वेश्चन आ गया कि निम्न में से कौन सी फसल वेल्ड में नहीं उगाई जाती? इसके अलावा तंबाकू भी है। मक्का, गेहूं, ज्वार, गन्ना, कपास, तंबाकू यहां पर उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें हैं। वेल्ड में खनिज भारी मात्रा में है। सोने और हीरे की खानें। खनन है तो खनिज उत्पादन और कौन सी खानें? हीरे और सोने की खानें। हीरे और सोने की खानें ये कहाँ पे है? ये है इसी क्षेत्र में जिसे हम वेल्ड कहते हैं। तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में हमने प्रेरी और वेल्ड पे विस्तार से चर्चा की। दूसरे वीडियो में हम पंपास और स्टेप्स पे चर्चा करेंगे, डाउन्स पे चर्चा करेंगे। इस सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर हम आपके साथ होंगे। गुड बाय एंड गुड लक।